स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और डीएलएड सत्र 2022-24 के प्रथम वर्ष के क्लासेस में F1 को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और F1 में दूसरा यूनिट हमारा चल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ पे ख़त्म किया था? ये हमारा टॉपिक था विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे, इस टॉपिक पे हमने ख़त्म किया था। और आज के इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में हम टॉपिक 2 और टॉपिक 3 दोनों को कंक्लूड कर लेंगे। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें देखिए विद्यालय में समाजीकरण के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया है, वही सारी चीज़ें इसमें भी जुड़ी हुई हैं। और विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि विद्यालय समाज की एक ऐसी औपचारिक संस्था है। औपचारिक संस्था क्या होती है, इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि औपचारिक संस्था वह संस्था होती है जहाँ पे औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा वह होती है जो एक किसी खास स्थान विशेष के पास जा कर के किसी सिलेबस के अंदर, ठीक है, उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित करिकुलम, निश्चित जो है वो सिलेबस होता है, एक समय सारणी होती है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है जो पूर्व निर्धारित है। तो उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और औपचारिक शिक्षा जहाँ प्रदान की जाएंगी वह औपचारिक संस्था कहलाती है। तो जो विद्यालय है हमारा वह समाज की कैसी संस्था है? तो औपचारिक संस्था है जहां अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। अधिगम प्रक्रिया क्या है? तो लर्निंग प्रोसेस इसको कहते हैं इंग्लिश में। और जब सीखने की प्रक्रिया हम लोग करते हैं, है ना, बच्चा हमारे विद्यालय में आता है और बहुत सारी चीज़ें को सीखता है, अधिगम करता है, उसी को सीखना का ही एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं अधिगम है। ठीक है, अधिगम क्या है? तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है। विद्यालय समाजीकरण के अभिकरण के रूप में कार्य करता है। विद्यालय जो है वो समाजीकरण के अभिकरण के रूप में कार्य करता है, मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। किस रूप में प्रभावित करता है? यह समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। ठीक है, कैसा कारक होता है? तो द्वितीय कारक होता है। और सीटेट के एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन सा है? तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन अगर विद्यालय रहेगा तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय बौद्धिक और सामाजिक अनुभव प्रदान करता है। विद्यालय क्या प्रदान करता है? तो बौद्धिक, चूँकि यहाँ पे बौद्धिक चीज़ें जुड़ी रहती हैं, और सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव कैसे? क्योंकि यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से शिक्षक आते हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया करते हैं, और इस प्रकार से सामाजिक अनुभव का आदान प्रदान होता है। इन अनुभवों के द्वारा बच्चों में उन कौशलों, ज्ञान, रुचियों और अभिवृत्तियों का विकास होता है जो उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में पहचान बनाने के लिए आवश्यक होती हैं और साथ ही उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को गढ़ती हैं, जो उन्हें समाज में परिपक्व नागरिक की भूमिका अदा करने में मददगार होती हैं। ठीक है, तो विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित माध्यम से प्रभावित कर सकता है। ये माध्यम कौन कौन है, आइए इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला है शैक्षिक कार्यक्रम। शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और शैक्षिक कार्यक्रम में हमारा जो करिकुलम निर्धारित किया गया है, ठीक है, करिकुलम, सिलेबस और इवैल्यूएशन, ये सभी जो है वो शैक्षिक कार्यक्रम के अंग हैं। ठीक है, करिकुलम हमारा जो निर्धारित किया गया है उसके अंदर सिलेबस आ जाता है, और सिलेबस को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उसका क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, पाठचर्या, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, ये सभी जो है वो शैक्षिक कार्यक्रम के अंग होते हैं और इनके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। विद्यालय का औपचारिक संगठन, दूसरा कारक जो है वह है विद्यालय का औपचारिक संगठन, जो विद्यार्थियों को विशेषज्ञों और अधिकारियों से परिचित कराता है। और इसमें आ जाते हैं शिक्षक वृंद, जो हमारे विद्यालय में शिक्षक वृंद कार्यरत हैं। इनमें शिक्षक शिक्षिकाओं का समूह आप कह सकते हैं साधारण भाषा में। तो ये जो है ये किसी विशेषज्ञ से या फिर अधिकारियों से
परिचित कराते हैं। और यहाँ पे हम न केवल परिचित कराते हैं बल्कि विभिन्न माध्यमों से महापुरुषों की कहानियों को सुना करके बच्चों के अंदर अभिप्रेरणा जगाने का भी काम करते हैं। इससे उनमें समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक संबंधों के माध्यम से जो कक्षा कक्ष में जन्म लेते हैं। आप देखते हैं एक बच्चा अपने घर से चलता है जब स्कूल के लिए तो वो अकेला होता है, लेकिन स्कूल आने के बाद उसके कई सारे मित्र हो जाते हैं। स्कूल आने के बाद उसके कई सारे मित्र हो जाते हैं और ये मित्र आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, जिससे इनकी समाजीकरण की प्रक्रिया मजबूत होते चलती है। ठीक है। और मित्र समूह जो है, मित्र मंडली जो है, वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है। जो बच्चों का मित्र समूह होता है, ठीक है, इसको पीयर ग्रुप भी कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को, पीयर ग्रुप, PEER, पीयर। और हिंदी में इसका अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। कहीं नाम देखने को मिलेगा समवय समूह। ठीक है, समवय समूह। ठीक है, तो समवय समूह इसको पीयर ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में। और इनका क्या अर्थ होता है? मित्र मंडली, जैसा कि हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जो बच्चों की मित्र मंडली होती है, छोटे छोटे बच्चे आपस में दोस्ती करते हैं और इनकी मित्रता में बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। वे एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। वहाँ भाषाओं का भी आदान प्रदान होता है। और अगर दो बच्चे अलग अलग भाषाई परिवेश से आते हैं तो उनके बीच और भी ज़्यादा मजबूत इंटरेक्शन होता है और लर्निंग की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो मित्रवय समूह के माध्यम से जो सामाजिक संबंध बन जाते हैं, ठीक है, जो कक्षा कक्ष में जन्म लेते हैं, तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं एक बच्चे का और इनके माध्यम से उनके जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो प्रगाढ़ होती है, मजबूत होते चलती है। ठीक है। आगे बहुत सारे कारक भी हैं। अन्य महत्वपूर्ण कारकों में बात करेंगे तो इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है कि विद्यालय का संगठन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और विद्यालय संगठन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। विद्यालय का संगठन कैसे होता है, किन किन चीज़ों से होता है। तो विद्यालय संगठन में हम बात करेंगे तो बात आएगी भौतिक संसाधनों की। ठीक है, भौतिक संसाधन की बात आ जाएगी, आपके मानव संसाधन की बात आ जाएगी, है ना, मानव संसाधन की बात आ जाएगी जिसमें शिक्षकगण आ जाएंगे। ठीक है। भौतिक संसाधन की बात करेंगे तो विद्यालय का कक्षा कक्ष, विद्यालय भवन, विद्यालय का खेल का मैदान, ये सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। विद्यालय में जो पुस्तकालय होगा, प्रयोगशालाएं होंगी, वो सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यालय संगठन विभिन्न चीज़ों से मिलकर के बनता है और यह बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दूसरा हमारा पॉइंट था विद्यालय की वैचारिकी, अर्थात विद्यालय की जो वैचारिकी है, वैचारिकी का कहने का मतलब है विद्यालय का जो परिवेश है, विद्यालय की जो समझ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं वो विद्यालय की वैचारिकी बनाते हैं। इसमें साथ साथ जुड़ जाते हैं VSS। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की हम बात करेंगे तो VSS इसमें जुड़ते हैं। VSS का मतलब होता है विद्यालय शिक्षा समिति। ठीक है, और इसी का जो है इंग्लिश स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नाम लिखा गया है, विद्यालय शिक्षा समिति। इसको VSS इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें ये जुड़ गया है जिसमें विद्यालय जिस वार्ड में अवस्थित है वहाँ के जो वार्ड के सदस्य हैं, वार्ड सदस्य जो चुने गए हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। साथ ही सभी लोग मिलकर के एक सचिव का चुनाव करते हैं, सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, सचिव का चुनाव करते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी से सदस्यों की नियुक्ति होती है। ठीक है, और यह VSS जो है 3 वर्ष के लिए कार्य करती है। और इसके जो नियम हैं वो RTA एक्ट 2009 बिहार वाला, ठीक है, बिहार वाला जो आप पढ़िएगा तो उसमें VSS की चर्चा की गई है। ठीक है, तो RTA एक्ट 2009 में इसके सारे नियम कानून कायदे जो भी हैं वो बनाए गए हैं। इसके ऊपर भी हमारा क्लास आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा। तो पीछे क्लासेस में, पिछले वर्ष के क्लासेस में आपको RTA एक्ट के ऊपर हमारा क्लास मिल जाएगा, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं VSS के बारे में। तो VSS और विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं
एक तरह से कह सकते हैं विद्यालय का जो प्रबंधन है वो विद्यालय की वैचारिकी तय करता है। विद्यालय में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, ये इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। अगर इनका समन्वय अच्छा होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय की वैचारिकी उत्तम होगी, और अगर इनका समन्वय अच्छा नहीं होगा तब फिर वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अमूमन देखा जाता है विद्यालयों में कि विद्यालय में जो VSS कार्यरत है और विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं उनके बीच मनमुटाव रहता है। अगला पॉइंट हमारा है शिक्षण अधिगम दर्शन। और शिक्षण अधिगम दर्शन विद्यालय वैचारिकी से ही मिलता जुलता है। और शिक्षण अधिगम दर्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, ठीक है, विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, विद्यालय में TLM की उपलब्धता, है ना, TLM किट है या नहीं है ये सारी चीज़ें वहाँ पे इफेक्ट करती हैं। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पाठ्य पुस्तकें रहते हैं, पाठ्य पुस्तकों का यहाँ पे आशय है जो बच्चों के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके अलावा, ठीक है, अन्य किताबें जैसे कि कहानियों की किताबें हैं, कविताओं की किताबें हैं, विभिन्न प्रकार के निबंध की किताबें हैं, ठीक है, वो सारी किताबें जो एक पुस्तकालय में हुआ करती हैं, ठीक है, पुस्तकालय में हुआ करती हैं। तो अगर विद्यालय में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षक जो है वो TLM का उपयोग करके कक्षाएं शिक्षण करवाते हैं, तो निश्चित रूप से उस विद्यालय का शिक्षण अधिगम दर्शन क्या होगा, अच्छा होगा। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षक, टीचर्स। और किसी भी विद्यालय में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के समाजीकरण में, बच्चों के विकास में, बच्चों के सर्वांगीण विकास कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की भूमिका सबसे सर्वोपरि होती है, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूहों और जातीय परंपराओं से आए हुए विद्यार्थी, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, और ये बच्चे जो हैं आपस में अंतःक्रिया करके एक दूसरे के समाजीकरण को संपुष्ट करते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम, सिलेबस इसको कहते हैं, और सिलेबस हम सभी को पता है, हम सभी ने अपने अपने क्लासेस में जो भी हमारा बचपन बीता है तो उस दौरान हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा है, और आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें अभी जस की तस वही हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है, और NEP 2020 के लागू होने के बाद व्यापक बदलाव होने की संभावना दिख रही है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की विधियाँ जो टीचर प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, जिस विधि का प्रयोग करते हुए सारी विधियाँ जो है वो शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। अब इनमें प्रमुख रूप से आ जाती हैं प्रश्नोत्तर विधियाँ, व्याख्यान विधि, ठीक है। व्याख्यान विधि तो आपको हाई लेवल के क्लासेस में चलते हैं। बच्चों के लिए जब हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रयोजन विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी का आयोजन करा करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड हो गया, गतिविधि आधारित शिक्षण हो गया, खेल आधारित शिक्षण हो गया, अलग अलग तरह के खेल करवा करके हम बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं बच्चों को। तो वो सारे शिक्षण विधियाँ समाजीकरण की प्रक्रिया को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। विद्यालय का अनुशासन, विद्यालय में किस प्रकार का डिसिप्लिन है, ठीक है, शिक्षकों का डिसिप्लिन बच्चों के ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और क्रीड़ा आयोजनों की व्यवस्था और प्रति छात्र सहभागिता के अवसर। अगर आप विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, बहुत तरह के खेल कूद का आयोजन करवाते हैं और आपके बच्चे उसमें सहभागिता लेते हैं, बहुत सारे बच्चे अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच जाती है। विद्यालय द्वारा प्रयुक्त संप्रेषण के साधन और भाषा, विद्यालय में किस प्रकार का संप्रेषण का साधन प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार के भाषा का प्रयोग हो रहा है। अगर भाषा बच्चों के मातृभाषा से जुड़ी हुई है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है, बच्चों की मातृभाषा से जुड़ी होनी चाहिए। और संप्रेषण के लिए विद्यालय में बहुत सारे बोर्ड्स होने चाहिए, जैसे इसमें बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर विभिन्न प्रकार के समाचारों की जानकारियाँ चिपका दी जाती हैं। इसमें बुलेटिन बोर्ड, तरह तरह के बोर्ड आते हैं, डिस्प्ले बोर्ड आ जाता है, ठीक है। तो संप्रेषण का किस प्रकार का माध्यम, देखेंगे कि विद्यालय की दीवारों के ऊपर सूक्तियाँ लिखी हुई रहती हैं,
स्लोगन्स लिखे हुए रहते हैं। तो ये सब क्या है, संप्रेषण के साधन हैं, ठीक है। और मध्याह्न भोजन योजना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि हम सभी को पता है कि एमडीएम की योजना जो है वो पूरे देश भर के विद्यालयों में लागू है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे लागू हैं। और एम कालराज इसके जनक थे, ये इसके प्रवर्तक थे कह सकते हैं। 1995 में ये इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु के अंदर और 2005 से पूरे देश में लागू हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो विद्यालय के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हो गए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा है शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक आधार है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इसमें लगेगा उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला लेंगे कि शिक्षा के विभिन्न आधार। तो इसमें सबसे पहले राजनीतिक आधार लेंगे, क्योंकि राजनीति सब चीज़ों को प्रभावित करती है और शिक्षा को निश्चित रूप से राजनीति प्रभावित करती है। और राज्य का स्वरूप शिक्षा के स्वरूप का निर्धारक होता है, ठीक है। यदि राज्य प्रजातांत्रिक है, प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक है, जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, तो शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप भी उदार होगा। उदार का मतलब लिबरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। उदार स्वरूप में सभी बच्चों को यहाँ पे सहभागिता का अवसर मिलेगा। शिक्षा के लिए भेदभाव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। शिक्षा सभी को समान रूप से दी जाएगी। समावेशी शिक्षा की अवधारणा यहाँ पे फलीभूत होगी, ठीक है। बृहद लोकतांत्रिक संरचना का विद्यालय की न केवल सूक्ष्म संरचना पर असर होता है, बल्कि विद्यालय की सूक्ष्मतर संरचनाओं पर, छोटी से छोटी संरचनाओं पर भी और गतिविधियों पर भी असर होता है। तो उसी में से हम लोग कुछ राजनीतिक चिंतन में राज्य के स्वरूप से संबंधित कुछ सिद्धांतों को समझ लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है प्राचीन उदारवादी सिद्धांत। प्राचीन समय में चले जाएंगे और प्राचीन समय में उदारवादी सिद्धांत हुआ करता था। उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं और ये मुख्य रूप से ये जो सिद्धांत है, यहाँ पे ये जो सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादकों के नाम दिए हुए हैं, ये सब पश्चिमी देशों के लोग हैं, ठीक है। इसमें आता है एक शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत और दूसरा प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत। शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो महोदय थे, ठीक है। इनके अनुसार राज्य का उद्भव जो है वह जन कल्याण के उद्देश्य से हुआ है। इसमें जन समुदाय के कल्याण की भावना छुपी हुई है। जन समुदाय ने जन कल्याण के लिए सर्वोच्च शक्तियां राज्य को दी हैं, ठीक है। और राज्य क्या है? राज्य एक प्रभुत्व संपन्न सत्ता है जिसकी स्थापना जनता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हुई है। शिक्षा का प्रबंध करना, आवश्यकता अनुसार विद्यालयों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना और उचित शैक्षिक नीति और कानूनों को बनाना, ये सभी राज्य के कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है? प्राचीन उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसका और व्यापक रूप आ गया प्रगतिशील उदारवादी संकल्पना, ठीक है। प्राचीन उदारवादी सिद्धांत के एक और कदम आगे चले तो प्रगतिशील उदारवादी संकल्पना आती है। इनके जो प्रवर्तक थे, इनके जो समर्थक थे, इनका मानना था कि उदारवादी सिद्धांत से काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पे आ गया प्रगतिशील उदारवादी विचारधारा, जो कि शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत और समाजवादी विचारों का मिश्रण है, दोनों का मिक्सअप है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है व्यक्ति की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। हर एक व्यक्ति को शैक्षिक स्वतंत्रता देनी चाहिए और राज्य का कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना ये राज्य का दायित्व बनता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, अनिवार्य यहाँ पे रेप होगा यह पर, अनिवार्य रूप से शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना। और तीसरा है सामाजिक रूप से पिछड़े एवं वंचित वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ये सभी राज्य के प्रमुख कार्य हैं। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत में, जो कि है राष्ट्रीय सर्वाधिकारवादी सिद्धांत। अब सर्वाधिकार का मतलब होगा कि सभी अधिकार अपने पास। यहाँ पे यह चिंतन जो है राज्य की सत्ता को सर्वोपरि मानता है। सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर राज्य की सत्ता है। व्यक्ति से राज्य की सत्ता उच्च होती है और राज्य के हितों की रक्षा के आगे व्यक्ति के हित नगण्य है। अतः जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि धार्मिक और पारिवारिक मामलों में
राज्य का हस्तक्षेप व नियंत्रण दोनों ही रहता है। ठीक है, राज्य ही निर्धारित करती है कि हम जनता को पढ़ाएंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः राजकीय होता है, जिसका उद्देश्य राज्य की नीतियों का पालन करने हेतु नागरिकों को तैयार करना होता है। यहाँ शिक्षा व्यक्तित्व का विकास ना होकर के राज्य के विकास और कल्याण का साधन हो जाती है। ठीक है, प्राचीन कालीन स्पार्टा राज्य और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मन राज्य सर्वाधिकारवादी प्रकार के राज्य थे। अगर आपसे उदाहरण पूछ ले तो ये दो उदाहरण याद रखेंगे। अगला है पूंजीवादी बनाम साम्यवादी राज्य। तो देखिए, पूंजीवादी जिसमें कुछ कम लोगों के हाथों में संपूर्ण सत्ता होती है। एक वर्ग होता है जो कि शोषक वर्ग हो जाता है और एक वर्ग हो जाता है शोषित वर्ग हो जाता है, तो इसको पूंजीवादी कहते हैं। साम्यवादी में सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो कार्ल मार्क्स, आपको याद होगा हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा होगा, तो इन्होंने साम्यवादी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। मार्क्स का मानना था कि समाज में पूंजीपति और सर्वहारा ये दो वर्ग होते हैं। आर्थिक साधनों और उत्पादन के स्रोतों पर, जो भी उत्पादन के स्रोत हैं और आर्थिक साधन हैं, उनके ऊपर पूंजीपति वर्ग का कब्जा रहता है और जिस वर्ग के हाथ में शक्ति होती है वो अपने हित में उसका प्रयोग करता है, जिसके कारण दूसरे सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान अवसर मौजूद होने चाहिए। इन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था खत्म करते हुए साम्यवादी राज्य की स्थापना अनिवार्य है। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करते हुए साम्यवादी व्यवस्था को जरूरी रूप से लागू करना है। और इन्होंने कहा कि साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार विद्यालय प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के साधन होते हैं। साम्यवादी शिक्षा का स्वरूप सभी के लिए समान शिक्षा का होता है। ठीक है, सभी के लिए समान शिक्षा, और हमारे यहाँ भी समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली की बात की गई थी। समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली, जिसको कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कहते हैं, दुर्भाग्य से अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। और समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली की जो बात की गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं साम्यवादी शिक्षा की ही भूमिका है। शिक्षा पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए ताकि सभी को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा में समान विद्यालय प्रणाली की जड़ें दिखाई देती है। देखिए आ गया समान विद्यालय प्रणाली, जो हमारे देश में भी इसकी चर्चा की गई थी। आप लोग डीएलएड के बुक में पढ़िएगा तो उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है समान विद्यालय प्रणाली के बारे में। विशेष जानकारी नहीं दी गई है, वैसे आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। समान विद्यालय प्रणाली से संबंधित कुछ डेटा आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे। तो साम्यवादी विचारधारा में ही समान विद्यालय प्रणाली की जड़ें दिखाई देती हैं। साम्यवादी पाठ्यक्रम में श्रम की गरिमा का महत्व अधिक रहता है। ठीक है, श्रम मतलब मेहनत। श्रम करना अपनी जीविका के लिए ही नहीं बल्कि समाज हित के लिए, राज्य हित के लिए एवं सर्वजन हित के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा में मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की गई है और इसे मेहनत कशों की सत्ता भी कहा गया है। मेहनत कशों की सत्ता साम्यवादी को। अब देखिए, साम्यवादी शिक्षा प्रणाली में समाजोपयोगी उत्पादक श्रम की अवधारणा प्रस्तुत करती है। समाजोपयोगी उत्पादक श्रम, श्रम कैसा होना चाहिए, मेहनत हम कैसा करेंगे, तो वह जो है ऐसा उत्पाद होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। हम मेहनत के द्वारा कुछ ऐसा बनाएं जिसका यूज हमारा पूरा सोसाइटी, हमारा पूरा समाज करे। ठीक है, हमारी पूरी सोसाइटी उसका यूज करे। तो ये अवधारणा साम्यवादी शिक्षा प्रणाली में देखी जाती है। तो साम्यवादी शिक्षा से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इन सारे टॉपिक्स को लिखेंगे। चलिए अगला है अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत। अधिनायक का मतलब होता है जहाँ पे राज्य में जनता को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, अधिनायक मतलब राज्य जो है वो एक संपूर्ण सत्ता होती है। यहाँ पे देखिए अधिनायकवाद कई स्वरूप में देखने को मिलता है। इसके अलग अलग कई स्वरूप हैं, जैसे राजतंत्र। राजतंत्र भी इसका एक प्रकार का तंत्र है। एक तंत्र मतलब एक व्यक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो जो कहेगा उसी के अनुसार से सारी चीज़ें चलेंगी। अल्पतंत्र मतलब कुछ लोग मिल जाएंगे और कुछ लोग मिलकर के पूरे राज्य के ऊपर अपना कब्जा किए हुए रहेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा चलेगा।
कुलीन तंत्र, इसमें सत्ता जो है वो कुलीन वर्ग के हाथों में रहती है। कुलीन का मतलब जो रईस वर्ग होते हैं, अमीर जो होते हैं, सबसे राज्य के जो कुछ चुनिंदे कुलीन वर्ग होते हैं, उनके हाथों में सत्ता होती है। नाजीवाद, फांसीवाद, सैन्य तंत्र, ये सब जो हैं अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत के अलग अलग स्वरूप हैं। इन सभी तंत्रों में सत्ता या तो एक व्यक्ति या परिवार के हाथ में होती है या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होती है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में राजाओं महाराजाओं का शासन हो, इटली में मुसोलिनी का शासन, जर्मनी में हिटलर का शासन और कई देशों में तख्ता पलट के बाद स्थापित सैन्य शासन इसके उदाहरण हैं। अब इस सिद्धांत में, इस तरह के तंत्र में दो प्रकार की शिक्षा दी जाती है। एक तो उनके लिए जो शासन के हिस्सा हैं, ठीक है, जो शासन में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिनको शासन चलाने की शिक्षा दी जाती है, उनको जो है शासन चलाने की शिक्षा दी जाती है। और दूसरे आमजन या शासित वर्ग होते हैं जिन्हें आज्ञा पालन की शिक्षा दी जाती है। इस व्यवस्था में शिक्षा जनता का अधिकार ना होकर के राज्य की आवश्यकता होती है, ठीक है, या राज्य द्वारा जनता के लिए रियायत हो सकती है। अगर राज्य की इच्छा होगी कि हमें कुछ लोगों को पढ़ा करके सैनिक में भेजना है, फौज में भेजना है, तो वो उन विशेष लोगों को उसी प्रकार का प्रशिक्षण देने का काम करेगी जो उनके सैन्य शासन में काम दे सकें, ठीक है, वहाँ पे योगदान दे सकें अपना। ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है लोकतंत्र, और जो कि हमारे देश का तंत्र है। लोकतंत्र अपने प्रचलित अर्थ में बहुमत का शासन होता है, जो समाज के मूल्यों, आस्था और विश्वासों को आधार मानते हुए सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाता है और उनका क्रियान्वयन करता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं। इसमें ऊंच नीच नहीं देखा जाता है, जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य क्या हैं, आप इसे याद रखेंगे। पहला है व्यक्ति की गरिमा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामयी पूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है और इसके लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं, जिसके तहत मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, और साथ ही शिक्षा का अधिकार है और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अगला है समानता का अधिकार, ठीक है। समानता जो है वो लोकतंत्र का एक आधारभूत मूल्य है। इसमें सभी को समान माना गया है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से आते हों। स्वतंत्रता, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है और स्वतंत्रता किस मायने में, वह अपने जीवन को एक सही ढंग से एक सभ्य नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए स्वतंत्र है पूरी तरह से, ठीक है। बंधुत्व, भाईचारे की भावना सभी व्यक्तियों में होनी चाहिए, ये भी लोकतंत्र का आधारभूत मूल्य है। लोकतांत्रिक राज्य की नीतियां इन आधारभूत मूल्यों से ही निर्देशित होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली के आधार भी यही मूल्य होंगे। यह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य मानती है और छात्रों के अध्यवसाय, आत्मविश्वास और स्वावलंबन जैसे गुणों का विकास करती है। तो ये सबसे बेहतर शासन कहलाता है। अब देखिए कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्य के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो इससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं, आप इसको नोट करते चलें। पहला है शिक्षा की योजना बनाना, ठीक है, प्लानिंग। और आप देखते हैं कि समय समय पे शिक्षा नीतियां बनाई जाती हैं। तो शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा की योजना ही है, ठीक है। हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही बहुत सारे आयोग आए, ठीक है, कुछ शिक्षा नीतियां आई 1968 में, 1986 में और उसके बाद अब जा कर के 2020 में। तो इस प्रकार से कुछ शिक्षा नीतियों का गठन किया गया जो शिक्षा की पूरी योजना बनाती हैं, पूरा खाका बनाती हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग NCF आता है। योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का क्रियान्वयन, ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया कि जो हमने प्लानिंग की अब उसको धरातल पर लागू करना है, तो उसी को कहते हैं क्रियान्वयन करना। और इसके लिए सरकार की कई संस्थाएं हैं जो इसका काम करती हैं। NCF तैयार किया जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो पाठ्यचर्या का निर्धारण करती है। और
जो शिक्षा नीति तैयार की गई है उसमें जो शिक्षा के मूलभूत मूल्य तैयार किए गए हैं उन मूल्यों को क्रियान्वित किया जाता है एनसीएफ में, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं। ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है विद्यालय स्तर पर, और क्रियान्वयन करने के लिए पूरा स्कूलिंग सिस्टम है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ये सब क्या करते हैं, ये सब क्रियान्वयन के तहत ही आते हैं। इसके बाद है शिक्षा तंत्र का प्रबंधन करना, और प्रबंधन करने के लिए अलग अलग स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, जैसे NCERT, ये पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये जो है NCERT है, यह शिक्षा तंत्र का प्रबंधन का सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, NCERT। राज्य में SCERT होती है, जो राज्य भर में शिक्षा की सर्वोच्च संस्था होती है, जो पूरे शिक्षा तंत्र को मैनेज करती है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे संस्थाएं हैं। अध्यापक शिक्षा की बात करेंगे तो NCTE, ये जो है ये टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन और क्रियान्वयन हेतु भौतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का नियोजन करना, और इसके लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें विभिन्न माध्यमों से ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्य के प्रमुख कार्य। अब यहाँ से आगे हम इकाई 3 में बढ़ेंगे। आज हम अपना क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके बाद हम तीसरे यूनिट में बढ़ेंगे, और तीसरे यूनिट में देख लीजिए ये 4 टॉपिक हैं। इन चारों टॉपिक के ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे जो सवाल बनेंगे वो ना केवल आपके सीटेट में पूछे जाएंगे, बल्कि आगे आप अगर बीएड में जाएंगे या फिर नेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बने रहेंगे हमारे साथ। मिलते हैं तीसरे क्लास के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।